कल्पना कीजिए सुबह आंख खुलती है और आप धरती पर नहीं मंगल ग्रह पर हैं। खिड़की से बाहर नीला आसमान नहीं दिखता, ना बादल ना हरे पेड़, बस एक अंधीन लाल धूल भरा रेगिस्तान। क्या हम इंसान, क्या हम वाकई इस अजनबी दुनिया को अपना घर बना पाएंगे? आज हम इसी बड़ी संभावना और उससे जुड़ी चुनौतियों की गहराई में उतर रहे हैं। ये चर्चा कुछ स्रोतों पर आधारित है जो इस भविष्य की तस्वीर खींचते हैं, खास तौर पर मंगल पर जीवन, धरती से दूरी लेख के अंश। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है ना? ये इंसान के होने, उसकी जरूरतों और शायद पहचान से भी जुड़ा सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी जटिल विषय की पड़ताल करती है। हमारा मकसद है इस काल्पनिक लेकिन हाँ मुमकिन है इस भविष्य को समझना कि दांव पर क्या लगा है और क्या हासिल हो सकता है। हाँ, तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। धरती और मंगल, ये दो दुनियाएं कितनी अलग है। हम अक्सर सुनते हैं मंगल दूसरा घर बन सकता है, पर क्या ये तुलना सही है? धरती तो जीवन से भरपूर है, ऑक्सीजन है, पानी है, उपजाऊ मिट्टी है और हाँ, हमारा वायुमंडल एक सुरक्षा कवच जैसा। बिल्कुल, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। हाँ, और मंगल इसके ठीक उलट है। जानकारी के मुताबिक उसका वायुमंडल बहुत ही पतला है, मतलब धरती के वायुमंडल का सिर्फ शायद 1%, और उसमें भी 95% से ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेना भूल ही जाइए। अरे बाप रे। और एक और बड़ी बात, धरती की तरह मंगल के पास कोई मजबूत ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि सूरज से आने वाला सोलर रेडिएशन और अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें वो सीधे सतह तक पहुंचती हैं। और ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। यानी वहाँ खुले में घूमना फिरना भी मुमकिन नहीं होगा जैसे हम यहाँ करते हैं। सिर्फ पतली हवा नहीं, रेडिएशन भी एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, यही वजह है कि वहाँ रहने के लिए हमें या तो भारी सुरक्षा वाले ढांचों जैसे बड़े बड़े गुंबदों मतलब डोम्स के अंदर रहना होगा, या फिर जमीन के नीचे बस्तियां बनानी होंगी। तापमान भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिन में भूमध्य रेखा पर तापमान शायद मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, लेकिन रात में वो आसानी से 70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर सकता है। -70? हाँ, और फिर वो धूल के बड़े बड़े तूफान हैं, वो महीनों तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। ये तो सचमुच एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। धरती की नॉर्मल जिंदगी की परिभाषा वहाँ तो लागू ही नहीं होती। तो ये पहला बड़ा सबक है, मंगल सिर्फ मुश्किल नहीं है, वो हमारी सामान्य जीवन की पूरी कल्पना को ही बदल देता है। सही कहा आपने, ये सिर्फ वातावरण का अंतर नहीं है, ये अस्तित्व का अंतर है। धरती पर जीवन एक तरह से प्रकृति का उपहार लगता है। मंगल पर जीवन एक लगातार चलने वाला तकनीकी संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में सबसे पहली जरूरतें होंगी हवा, पानी और खाना। हवा का तो हमने जिक्र किया कि सीधे सांस नहीं ले सकते, तो पानी और खाने का इंतजाम कैसे होगा? धरती पर नदियां बहती हैं, बारिश होती है, खेत लहलहाते हैं। मंगल पर तो ये सब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी हाँ मंगल पर मौजूद है, लेकिन तरल रूप में सतह पर नहीं। जानकारी बताती है कि ये बर्फ के रूप में है, ध्रुवों पर और जमीन के नीचे दबा हुआ हो सकता है। अच्छा, बर्फ। हाँ, अब उसे निकालना और पीने लायक बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। हर बूंद कीमती होगी, इसलिए पानी का लगभग 100% रिसाइकलिंग जरूरी होगा। 100%? हाँ, हर इस्तेमाल के बाद पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना होगा, पीने के लिए, खेती के लिए, सफाई के लिए। एक बूंद भी बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं होगी। हॉल में खेती करनी होगी, इसके लिए जैसे हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के पोषक घोल में पौधे उगाना। हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर एरोपोनिक्स, जिसमें जड़ों पर पोषक तत्वों का स्प्रे करते हैं। ऐसी तकनीकों का सहारा लेना होगा, और ये सब बंद जगहों में होगा, शायद उन्हीं गुंबदों या भूमिगत बस्तियों के अंदर बने फार्म्स में। सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, पर सोचकर ही अजीब लगता है कि सब्जियां सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि LED लाइट्स के नीचे उगेंगी। पानी नदियों से नहीं, रिसाइकलिंग प्लांट से आएगा। हाँ, और यहीं पर वो भावनात्मक पहलू आता है जिसका जिक्र जरूरी है। धरती पर पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता है ना, वो नदियों का बहना है, बारिश की फुहार है, समुद्र की लहरें हैं। मंगल पर पानी वो सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड H2O बनकर रह जाएगा, जिसे मशीनों से हासिल किया जाता है। वो जुड़ाव, वो सहजता खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक कमी होगी। सही बात है। और यहाँ दूसरा बड़ा सबक छुपा है मंगल पर जिंदा रहने के लिए। हमें संसाधनों के इस्तेमाल में लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरता मतलब
नियर परफेक्ट रिसोर्स सर्कुलैरिटी हासिल करनी होगी। एक ऐसा मॉडल जो शायद भविष्य में धरती के लिए भी जरूरी साबित हो। पानी और खाने की इस तकनीकी व्यवस्था से आगे बढ़कर सोचें तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी। धरती पर हम खुले आसमान के नीचे घूमते हैं, पार्कों में टहलते हैं, बारिश का मजा लेते हैं। मंगल पर यह सब कैसे मुमकिन होगा? जैसा हमने पहले बात की, मंगल पर जीवन ज्यादातर बंद जगहों में ही बीतेगा। वो विशाल गुंबद या जमीन के नीचे बनी बस्तियां, वही हमारा संसार होंगे। बाहर निकलना होगा तो सिर्फ भारी स्पेस सूट पहनकर, वो भी शायद बहुत जरूरी कामों के लिए। तो खुली हवा में सांस लेना, धूप सेकना, घास पर चलना, ये सब नहीं होगा? नहीं, ये सब मंगल पर नहीं होगा। तो फिर दिन रात का एहसास भी कृत्रिम होगा। खिड़की से बाहर हमेशा एक जैसा लाल मंजर दिखेगा। बिल्कुल, हमें कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल करके दिन और रात का चक्र बनाना होगा ताकि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक से काम कर सके। खिड़कियों से बाहर वही लाल रेगिस्तानी दिखेगा, शायद कभी कभार धूल का तूफान। आसमान भी वैसा नीला नहीं होगा जैसा धरती पर दिखता है, धूल की वजह से धुंधला, लाल या पीला सा दिखेगा। प्राकृतिक नजारों की जो विविधता है यहाँ, मौसमों का बदलना, ये सब अनुभव वहां नहीं मिलेंगे। यह तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। लगातार एक जैसी बंद जगह में रहना, बाहर की दुनिया से कटा हुआ महसूस करना। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इसे आइसोलेशन या अकेलापन कह सकते हैं। सोचिए, धरती से करोड़ों मील दूर कुछ गिने चुने लोगों के साथ एक सीमित जगह में रहना। कैबिन फीवर का खतरा हमेशा बना रहेगा। कैबिन फीवर? हाँ, मतलब एक ही बंद जगह में रहते रहते ऊब जाना, चिड़चिड़ापन, एक ही माहौल, एक ही तरह के चेहरे रोज देखना, ये बोरियत और तनाव पैदा कर सकता है। समूह के अंदर आपसी तालमेल और मानसिक सहयोग बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल। यहाँ तीसरा अहम बिंदु सामने आता है। मंगल पर जीवन अनिवार्य रूप से सीमित और तकनीकी रूप से मध्यस्थ, मतलब मीडिएटेड होगा, जो शायद हमारी आजादी और दुनिया के साथ सहज संबंध की भावना को प्रभावित कर सकता है। और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? हमने कम गुरुत्वाकर्षण, लो ग्रेविटी की बात की थी। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती का सिर्फ 38% है। सुनने में लगता है कि उछलना कूदना आसान होगा, लेकिन लंबे समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारा शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण, मतलब 1G में रहने के लिए बना है। कम गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा? एक तो मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी क्योंकि उन्हें उतना काम नहीं करना पड़ेगा। हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा, क्योंकि उन पर भार कम पड़ेगा। अच्छा। हृदय को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी खून पंप करने के लिए, जिससे वो भी कमजोर हो सकता है। और शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे शुरुआत में चक्कर आना या संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है। बाप रे। यहाँ तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ फिट रहने के लिए लगातार बहुत ज्यादा व्यायाम करना होगा, शायद किसी खास मशीन की मदद से। बिल्कुल, जैसे अंतरिक्ष यात्री करते हैं ना ISS पर, वैसे ही मंगल के निवासियों को भी रोजाना कई घंटे कसरत करनी होगी ताकि हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखा जा सके। और इसके अलावा रेडिएशन का खतरा तो है ही, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। हाँ, वो तो है ही। इसलिए रहने की जगहों और स्पेस सूट में अच्छी शील्डिंग बहुत जरूरी होगी। तो चौथा निष्कर्ष यह है कि मानव शरीर को मंगल के माहौल में ढलने के लिए लगातार संघर्ष करना होगा। उसे निरंतर मेडिकल निगरानी और तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर तो लगता है कि मंगल पर जीवन वाकई एक निरंतर संघर्ष होगा। लेकिन सोचिए, अगर वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनकी दुनिया तो हमसे कितनी अलग होगी। ये एक बेहद गहरा और सोचने वाला सवाल है, और लेख भी इस बात पर इशारा करता है कि मंगल पर जन्मा बच्चा शायद कभी समझ ही ना पाए कि बारिश क्या होती है। सही बात है। या नदी कैसे बहती है। उसके लिए पानी हमेशा पाइप से आएगा, खाना लैब में उगेगा, और आसमान वो हमेशा गुंबद की छत या लाल धूल वाला होगा। धरती की कहानियां, यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे, समुद्र, ये सब उसके लिए क्या होंगे? शायद सिर्फ वर्चुअल रियलिटी या किताबों की बातें, असल अनुभव नहीं। तो क्या वो कभी धरती को अपना असली घर मान पाएगा, या मंगल ही उसकी पहचान बन जाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद वो मंगल को ही अपना घर मानेगा, लेकिन हो सकता है उसके मन में धरती की कहानियों को लेकर एक उत्सुकता हो, या शायद एक अधूरापन भी हो। ये पीढ़ीगत बदलाव ला सकता है कि इंसान घर, प्रकृति और दुनिया को कैसे परिभाषित करता है। हो सकता है वो नीला ग्रह उसके लिए एक मिथक जैसा हो। और इसी से जुड़ा सवाल है संस्कृति और भावनाओं का।
हमारी धरती की संस्कृतियां प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। मौसम, फसलें, त्योहार, कला, संगीत, मंगल पर ये सब कैसे बदलेगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव होगा। उदाहरण के लिए हमारे त्योहारों को ही लें। होली में रंग और पानी, दिवाली में दिए और रोशनी, ईद में चांद का दिखना, क्रिसमस में पेड़, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति, मौसम और धरती से जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। मंगल पर ये त्योहार कैसे मनाए जाएंगे? शायद डिजिटल स्क्रीनों पर रंग बिखेर कर होली मनाई जाए, या लेजर लाइट से दिवाली की रोशनी की जाए। मिट्टी की रंगोली की जगह शायद 3D प्रोजेक्शन ले लें। यानी वो स्पर्श, वो गंध, वो असलियत, वो गायब हो जाएगी? काफी हद तक, हाँ। कला और संगीत भी बदल सकते हैं। धरती पर प्रकृति हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। पहाड़ों की भव्यता, फूलों के रंग, पंछियों का संगीत। मंगल पर प्रेरणा के स्रोत शायद तकनीक बन जाए। मशीनें, गुंबदों की संरचनाएं, या वो लाल रेगिस्तान की विशालता। अच्छा। कहानियों के विषय बदल सकते हैं। प्रकृति से जो भावनात्मक रिश्ता धरती पर है, वो शायद वहां उस रूप में ना पनप पाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि मंगल पर एक नई, शायद ज्यादा तकनीकी या कृत्रिम संस्कृति का जन्म होगा? संभव है, बिल्कुल संभव है। ये संस्कृति शायद सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहने की जरूरतों और तकनीकी उपलब्धियों के इर्द गिर्द ज्यादा केंद्रित हो। प्रकृति की पूजा की जगह शायद तकनीक का सम्मान ले ले। ये 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है। मंगल की परिस्थितियां एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे सकती हैं जो धरती की प्रकृति केंद्रित परंपराओं से काफी अलग हो, शायद ज्यादा तर्क संगत, कम भावनात्मक। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। क्या मंगल पर हम सिर्फ जिंदा रहेंगे, मतलब सर्वाइव करेंगे, या सच में जीना, मतलब लिव करना, वो भी सीख पाएंगे? इन दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल, ये इस पूरी चर्चा का सार है। जिंदा रहने का मतलब है बुनियादी शारीरिक जरूरतें पूरी करना, सांस लेना, खाना, पानी, सुरक्षा, और टेक्नोलॉजी शायद ये सब मुमकिन कर दे। हाँ। लेकिन जीना इससे कहीं ज्यादा है। जीने में खुशी, दुख, प्यार, रिश्ते, कला, संगीत, घूमना फिरना, प्रकृति से जुड़ना, सपने देखना, गलतियां करना, ये सब शामिल है। जीने का मतलब अनुभव करना, महसूस करना। तो क्या मंगल हमें वो सब दे पाएगा जो जीने के लिए जरूरी है? क्या सिर्फ कंट्रोल्ड माहौल और तकनीकी सुविधाएं काफी होंगी? यही मूल प्रश्न है। क्या इंसान सिर्फ शारीरिक जरूरतों के पूरा होने से संतुष्ट हो सकता है, या हमारी भावनात्मक, सामाजिक और शायद आध्यात्मिक जरूरतें भी उतनी ही अहम हैं? क्या गुंबद के अंदर बैठकर स्क्रीन पर धरती के नज़ारे देखकर हम वही खुशी महसूस कर पाएंगे जो असली जंगल में घूमने या समुद्र किनारे बैठने से मिलती है? मुझे तो नहीं लगता। शायद नहीं। जिंदा रहने और जीने के बीच का फासला मंगल पर शायद बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो विज्ञान और तकनीक हमें मंगल पर पहुंचा सकती हैं, वहां रहने लायक माहौल भी बना सकती हैं, लेकिन क्या मंगल कभी भावनात्मक रूप से हमारा घर बन पाएगा? इस पर लेख एक जरूरी बात कहता है। हम धरती को अक्सर माँ कहते हैं। हाँ, धरती माँ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी पहचान का हिस्सा है। मंगल शायद एक पनाहगाह बन सकता है, एक शेल्टर, एक सुरक्षित ठिकाना, खासकर अगर मान लीजिए धरती पर जीवन मुश्किल हो जाए। हाँ, एक बैकअप प्लान जैसा। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो एक घर बन पाएगा जहाँ की मिट्टी से, हवा से हमारा वैसा ही रिश्ता हो? शायद नहीं। एक तकनीकी समाधान और एक भावनात्मक घर, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल पर बस्तियां बसाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंसान होने के मतलब पर ही एक प्रयोग है। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि इंसान आखिर है क्या? क्या हम सिर्फ अनुकूलन, मतलब अडेप्टेबिलिटी करने वाली मशीन हैं जो किसी भी माहौल में ढल जाए, या हमारी पहचान हमारी भावनाओं, हमारी संस्कृति, हमारे धरती से रिश्ते में भी निहित है? मंगल पर जाना हमारी तकनीकी क्षमता का शिखर तो होगा, लेकिन ये हमारी मानवता की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। हाँ। क्या हम अपनी जड़ों से कटकर भी पूरे रह पाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अंत में ये चर्चा हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक महत्वपूर्ण विचार पर। हो सकता है एक दिन इंसान मंगल पर बस्तियां बसा ले, लेकिन शायद वहां जाने से पहले हमें अपने पहले घर यानी धरती की ज्यादा कदर करना सीखना होगा। बिल्कुल। यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, जीवन की विविधता, ये सब कितने अनमोल हैं, ये शायद मंगल की चुनौतियों को समझकर हमें ज्यादा महसूस हो। कहीं ऐसा न हो कि हम मंगल पर भी वही गलतियां दोहराएं जो हमने धरती पर की हैं। संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल, पर्यावरण को नुकसान, और
तब शायद मंगल भी एक दिन हमसे कह दे कि यहाँ अब और जगह नहीं है। ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा ये हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने और सहेजने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये सवाल भविष्य के लिए खुला है। क्या इंसान मंगल पर सिर्फ जिंदा रहेगा या जीना भी सीखेगा? और इस सवाल का जवाब शायद इस बात में छुपा है कि हम आज अपनी धरती के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।